हफ्ते की शुरुआत करने के लिए दुनिया भर के बाजारों से है बेहद कमजोरी के संकेत और ढेर सारा एक्शन। आज के सेशन में ढेर सारी खबरें, ढेर सारे रिजल्ट्स और बहुत सारा बाजार का एक्शन, सेक्टर्स, स्टॉक्स और पूरे ओवरऑल मार्केट में। तो आइए, स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, एक्शन के लिए हो जाते हैं तैयार। कुछ ज्यादा ही खबरें आ गई सर ओवर द वीकेंड कवर करने के लिए। बिल्कुल, उसकी वजह भी है साफदीप की जब कोई आदमी बहुत दिनों तक काम न करे और फिर आए तो उसका स्वागत करने के लिए इतना काम उस पर डाल दो कि अगली बार छुट्टी लेने के पहले सोचे कि लूँ या न लूँ। तो आपने जो पिछला पूरा हफ्ता जो छुट्टी मनाई उसकी हम पूरी भरपाई करने के लिए आज तैयार है। जितना रिलैक्सेशन है उतना आज वापस बिल्कुल वापस से बैक टू नॉर्मल लाइफ होना जरूरी है, क्योंकि अगर उस जिंदगी की आदत पड़ गई कि आप छुट्टियों में मना कर आते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता था। उसका हैबिचुअल नहीं होना चाहिए। आइए देख लेते हैं आज के ट्रिगर्स क्या क्या है, कहाँ एक्शन आज है। पहला अमेरिका से, और वहाँ से बाजार काफ़ी टूटे इस बार। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ने और लगभग बस एक ट्रिगर दबाने की जरूरत है युद्ध के लिए, उस लेवल तक पहुंच चुके हैं दोनों ही देश, और उस वजह से कमजोरी होती हुई दिखी है। SGX निफ्टी जबरदस्त दबाव में है, 200 पॉइंट नीचे आपको नजर आएगा। डाउ फ्यूचर्स पहले हरे निशान में था, अब लगभग सुस्त हो चुके हैं। कोई खास बड़ा ऊपर या नीचे का मूव नहीं है, लेकिन इस वीकेंड पर ढेर सारी खबरें आई हैं। उनमें से सबसे बड़ी खबर, देश के सबसे बड़े IPO की कर लीजिए तैयारी। LIC ने अपना DRHP फाइल कर दिया है। ABG शिपयार्ड को लेकर खबर आई है, 28 बैंकों को यहाँ पर 22,800 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान। ये अब तक का बड़ा घोटाला सामने आता दिखा। इसके अलावा रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप पर एक्शन, सेबी की तरफ से एक्शन, NSE के पूर्व अधिकारियों पर होता हुआ। तो ढेर सारा बहुत कुछ एक्शन हुआ है इस और वीकेंड पर, उस पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले दीप, शुरुआत देश के दिग्गज कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट राहुल बजाज साहब को श्रद्धांजलि के साथ। बिल्कुल सर, गजब के लीडर थे, गजब के विजनरी थे। और सबसे बड़ी बात, जब आप बिजनेस करते हैं तो आप बहुत तरह के एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं कि कई जगह पर आप चुप रहें, ना बोलें। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जितने कॉर्पोरेट दिग्गजों से मैं अब तक मिला हूँ, जिनके मैंने इंटरव्यू किया, और मेरे इंटरव्यू के दौरान भी मैंने ये अनुभव किया कि जिस तरह से खुलकर वो बात करते हैं कोई नहीं कर सकता। बोल्ड, फियरलेस, किसी का डर नहीं, जो मन में है वही मुंह पर है। और ऐसा करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। स्पेशली जिस सिस्टम में आप रहते हैं आपको पता है वो किस तरह से काम करता है। और चाहे कोई भी किसी भी लेवल का नेता हो, किसी भी लेवल का अधिकारी हो, कोई भी सामने कितना भी बड़ा कॉर्पोरेट हो, राहुल बजाज साहब वही करते थे जो उन्हें सही लगता था, और वही करते थे जो उन्हें सही लगता था। जो एम्पायर उन्होंने बनाई, मतलब वो तो काबिल तारीफ ही है जो उन्होंने किया। लेकिन इससे ज़्यादा ये कि जो आप लीडर्स कितने तैयार करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को आप कितना बेहतर बनाते हैं। और आप देखिए उनके दोनों बेटे उनकी विरासत को और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निफ्टी में एक नहीं 3 कंपनियां, बजाज ऑटो के बाद 2 और कंपनियां बनी, और दोनों कंपनियां अपनी अपनी जगह बना रही है। तो ये एक बड़ी कामयाबी। नहीं तो ठीक है आप अपना काम कर जाएं, वो अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन क्या आप आगे एक ऐसी जनरेशन बना रहे हैं जो इस बात को और आगे ले जाए और बढ़ाए। और इस मामले में मैं ये कहूँगा कि सही मायनों में राहुल बजाज साहब ने एक ऐसी ज़िंदगी जी है जो हम सबके लिए बड़ी अनुकरणीय है। हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, जी बिजनेस के दर्शकों की तरफ से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि, और आई एम श्योर कि वो हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। एब्सोल्युटली सर। और बजाज ग्रुप को इस बड़ी ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए तो इनका बहुत बड़ा योगदान था ही। तो राहुल बजाज साहब, ये आपके लिए जो कल खबर आई थी अनफॉर्चुनेट डिमाइस की। चलिए सर, तो ये तो एक बड़ी खबर थी ही, बट काफ़ी सारी और खबरें भी आई हैं जिस पर हम फोकस कर रहे हैं। LIC IPO फाइनली DRHP आ गया। लग रहा है कि अब हाँ इस वित्त वर्ष हो ही जाएगी। साइज को लेकर और जो बाकी डिटेल्स हैं रिजर्वेशंस को लेकर क्या कहेंगे सर? आई एम श्योर एग्जैक्ट प्राइसिंग और साइज तो आएगी, लेकिन फिलहाल 5% स्टेक बेचने वाले हैं, ये बात तो साफ है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस IPO में जो है दीप, रिटेल के लिए कोटा बढ़ाया है। LIC के पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए अलग से कोटा रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। इसकी मांग हम पिछले 1 साल से कर रहे थे। 1 साल पहले से मुझे याद है, लास्ट ईयर लगभग शायद ही फरवरी का वक्त रहा होगा, तब हमने कहा कि नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स को आप भरपूर अलॉटमेंट दीजिए। रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ साथ आपके जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको अलॉटमेंट दीजिए। और यहाँ पर पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी अलग कोटा रखा गया है। रिटेल का कोटा बढ़ाकर 35% के आसपास किया जा रहा है। सो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जब IPO की प्राइसिंग आए, जब फाइनल प्राइस आए, तो आपको इनको अलग से एक डिस्काउंट भी देना है। ये भी ध्यान रहे, ये डिस्काउंट देना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि
सरकार की कंपनी है, जी। जो पैसा आ रहा है सरकार के पास जा रहा है, जी। राइट। तो आप और देश के इन्वेस्टर्स को अगर अपने देश की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी कंपनी के आईपीओ में आप अलॉटमेंट नहीं देंगे और वो भी अच्छे डिस्काउंट पे, तो फिर फायदा क्या है? सो इसी बहाने मुझे लगता है कि एक अच्छी बात, और कर्मचारियों के लिए भी 5% का कोटा है, और साइज बड़ी है। सो आई एम श्योर इस बार लोगों को वो समस्या तो नहीं होगी मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। आई एम श्योर सबको फॉर्म अलॉटमेंट मिलेंगे, जितना जिसको चाहिए उतना अलॉटमेंट तो आएगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अलॉटमेंट आने के बाद फिर दूसरी समस्या होती है, और वो समस्या होती है कि अलॉटमेंट तो आ गया, पैसा बनेगा क्या? हाँ। है ना। सो इसीलिए मैं बार बार कहूँ कि अलॉटमेंट आने के बाद जो पैसा बनाने के लिए जो बड़ी कंडीशन है, वो कंडीशन यही कि इसकी प्राइसिंग आप प्रॉपर करें, और प्राइसिंग प्रॉपर करने के साथ साथ जो रिटेल है, जो आपके पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दें, इंस्टीट्यूशंस के बराबर न रखें। वो अगर दो चीज कर लें तो मेरे ख्याल से इतने बड़े आईपीओ को रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा। प्राइसिंग में थोड़ा सा कम कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं करेंगे तो बाद में कम हो जाएगी। हाँ, देख लिस्टिंग के बाद आपने देखा ही, अच्छे अच्छे नाम देख लिए। सो इसलिए इस लिहाज से पहले से कम कर लें तो रेस्पॉन्स अच्छा आता है, इश्यू आराम से बढ़ जाता है, इज्जत बढ़ती है। और अगर पहले ज़्यादा रखेंगे तो मार्केट करेक्ट कर देगा। सो मेरे ख्याल से दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है अब। एक, क्योंकि कोटा उन्होंने 35% कर दिया, थैंक यू वेरी मच है। बिल्कुल। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप प्राइसिंग कम रखें, और उस कम प्राइसिंग पर भी रिटेल को, पॉलिसी होल्डर्स को डिस्काउंट दें। एब्सोल्युटली। तो प्राइसिंग और जो डिस्काउंट है, ये दो चीज़ चाहिए, ये दो चीज़ चाहिए। बिल्कुल। और इनफैक्ट हमारे डायरेक्टर भी बता रहे सर, पिछले साल 18 फरवरी को आपने ये मांग रखी, लगभग एक साल हो गया। आई एम हैप्पी कि चलो कम से कम पॉलिसी होल्डर्स वगैरह के लिए भी आया है कुछ। बिल्कुल सर। एक बार देख लेते हैं अनिल जी ने क्या कहा था पिछले साल LIC आईपीओ और पॉलिसी होल्डर्स रिटेल के लिए डिस्काउंट को लेकर। LIC के आईपीओ में सिर्फ सरकार को थोड़ा सा एक दो चीजें करनी है, और अगर वो कर दे तो बहुत ही बढ़िया। पहली चीज, आप रिटेल को भरपूर अलॉटमेंट दीजिए, LIC के पॉलिसी होल्डर को भरपूर अलॉटमेंट दीजिए। ये 15% वाला जो 10% वाला कोटा है आपके लिए रिटेल का, उस पर रेस्ट्रिक्शन मत रखिए। LIC के पॉलिसी होल्डर्स के लिए स्पेशल अलॉटमेंट दीजिए। LIC के आईपीओ में एक काम और करना चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर्स को और पॉलिसी होल्डर्स को एक स्पेशल डिस्काउंट मिले। तो ये आईपीओ हिंदुस्तान में इक्विटी कल्चर बढ़ाने में, बदलने में एक बड़ा गेम प्ले कर सकता है, और इस आईपीओ को सरकार को वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। मुझे लगता है कि दीपम को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री को इस बारे में बहुत स्ट्रांगली सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। बिल्कुल। और सर, जो एक साल पहले आपने बात कही थी उस पर डेफिनेट एक्शन आया है डिपैम की तरफ से भी, और LIC वो सजेशन भी किस वक्त पर आता है, मतलब अगर आप है ना रेस लगाने की शुरुआत करें, 100 मीटर की रेस में आप हैं, और मैं उस समय बोलूँ बहुत अच्छे से दौड़ना और इस डायरेक्शन में दौड़ना, ऐसा करना, वैसा, उसका ज़्यादा फायदा नहीं है। करेक्ट सर। आप जब तैयारी कर रहे हैं तब से डायरेक्शन मिले तो सही है। सो अगर साल भर पहले हम बताएं, और तो LIC को भी समय है उन चीजों पर गौर करने का कि मार्केट फीडबैक क्या आ रहा है। करेक्ट है ना। अगर आज बोले तो अब क्या, अब तो DRHP फाइल हो गया, अब किसी सजेशन की जरूरत नहीं है, हो तो भी बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि बोर्ड के साथ ये सारे विचार विमर्श करने के बाद आपका सब कुछ फाइनल हो गया। इसीलिए हमने कोशिश की थी कि साल भर पहले सही समय पर बता दिया जाए, और आई एम हैप्पी। और LIC के मैनेजमेंट को धन्यवाद भी देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस बात को सुना, समझा, और रिटेल इन्वेस्टर्स के फेवर में कोटा उन्होंने 35% तक बढ़ाया है, पॉलिसी होल्डर्स के लिए कोटा रखा है, एम्प्लॉयज़ के लिए कोटा बढ़ाकर 5% रखा है। सो आई एम श्योर कि पहला स्टेप जो LIC का है वो इन्वेस्टर फ्रेंडली दिख रहा है। बिल्कुल सर। और जो आपने रिक्वेस्ट करी थी उस पर डेफिनेट एक्शन भी आते हुए दिखा है। तो चलिए, ये एक बड़ी खबर, LIC के आईपीओ फाइनली इस पर एक्शन आते हुए दिखा है। पर सर, एक्शन कुछ और लोगों पर लिया है, वो भी सेबी ने NSE की पूर्व मैनेजमेंट पर पेनल्टी लगाई है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रोके लगाई हैं। इसको कैसे देखना चाहिए सर? ये भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसको मैं अलग तरीके से देखना चाहता हूँ, और इसको अलग तरीके से इस तरह से देखना चाहता हूँ दीप की, NSE की पूर्व MD या पूर्व वाइस चेयरमैन रवि नारायण साहब थे, उन पर 2-3 करोड़ की पेनल्टी लगा देना या 3 साल के लिए मार्केट से बाहर करना, ये बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ जो है वो ये कि इन सारे एपिसोड से हमारी लर्निंग क्या है। कोई भी एक्सचेंज हो उसे बहुत रेस्पेक्ट से देखा जाता है, और
और उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी बना कर रखें। मुझे याद है बीएससी में भी जब इस तरह का मामला हुआ था तब डीम्यूचुअलाइजेशन हुआ था और पूरा कॉर्पोरेटाइजेशन किया गया था, और तब हमें सबको ये लगा कि यार ये बहुत बड़ा कदम हुआ है। नहीं तो एक ज़माने में थे एक्सचेंजेस सब ब्रोकर मिलकर चलाते थे और वहाँ सब तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन अगर ब्रोकर से आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट में जाएँ और प्रोफेशनल मैनेजमेंट में भी अगर इसी तरह की चीज़ें होने लगे तो फिर क्वेश्चन मार्क है कि कहीं न कहीं सिस्टम में कुछ न कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। तो ये जो सेबी ने ऑर्डर दिया, मैंने डिटेल में पढ़ा भी, बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्डर है। हालांकि हेडलाइंस इस बात को लेकर बन रही कि किसी योगी को मेल लिखी जाती थी, कोई फेसलेस कोई महात्मा थे, वो सब चीज़ें बेकार की है, फालतू है। उनमें पढ़ने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि काम की चीज़ क्या निकल कर आ रही है। काम की चीज़ 2-3 चीज़ें निकल कर आ रही है। एक ये कि क्या जो कुछ भी फॉर्मेट में हमारे एक्सचेंजेस या दूसरे मार्केट इंटरमीडिएट्स काम कर रहे हैं, उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, उनके कामकाज करने के तरीकों पर, और उनको चलाने के लिए जिन लोगों के पास अथॉरिटी है, क्या इसको रिव्यू करने की जरूरत है? और उसका जवाब है हाँ, देखना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज इसमेमें जो बड़ी निकल कर आती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने इंडिपेंडेंट है? क्योंकि अब तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है ना, किसी बोर्ड में जाकर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर बैठे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी यही सोचता है कि मेरा क्या लेन देन है। बिल्कुल, मैं इंडिपेंडेंट हूँ ऑपरेशन से। करेक्ट। मैं है ना वो मतलब आपकी फेस वैल्यू या क्रेडिबिलिटी या शोभा बढ़ाने के लिए हूँ, है ना। जैसे शादी में दामाद आता ना, वो काम तो करेगा नहीं, बैठा है बस कि हाँ भाई दामाद जी आकर तैयार होकर बैठे हैं ससुराल की शादी में। वैसा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रोल है, वो नहीं है। अब चीजें बदल रही है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को एक्टिवली रोल निभाना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा। वो शेयर होल्डर्स के नॉमिनी है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के नॉमिनी है, और ये चीज मिसिंग है कि वो बोल ही नहीं रहे। उनको लगता है भाई ठीक है, हमें अच्छा रेम्यूनरेशन मिल रहा है, हम ऐसी पोस्ट पे बैठे हैं जहाँ हमारी बहुत अच्छी पहचान होती है, बोर्ड बहुत बढ़िया है, 2-4 काम हम इधर इधर के इससे उससे करवा लें, ठीक है, ये मेरा रेफरेंस है, इसको 4 जगह ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, ये नौकरी मिल जाए, ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ये सारी चीज़ों के लिए इंडिपेंडेंट बोर्ड बनते थे। लेकिन अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर आप एक वो पोस्ट ले रहे हो तो आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। आप रिटेल शेयर होल्डर्स के, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के प्रतिनिधि हैं उस बोर्ड पर, और हर चीज़ में आप खाली ऑपरेशन से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, हर चीज़ में आपकी एक राय होनी चाहिए आपके पास। अगर कोई मैटर, क्योंकि इसमें लैप्सेस बहुत हैं, पकड़ में आ सकते थे, कई जगह हो सकता था, लेकिन वो जमाना भी अलग था, शायद उस समय इतनी सीरियसली नहीं देखा जाता था। तो मेरा ये समझना कि ये दूसरी चीज जो है वो ये देखनी चाहिए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रोल को, आई एम श्योर सेबी ऐसा करेगी, किया भी है पहले से लेकर काफी हद तक। दूसरा ये कि अभी बीच में एक बात और चल रही थी कि 100% ओनरशिप वाले इंटरमीडिएट्स भी आने चाहिए, जहां बिखरी हुई शेयर होल्डिंग है, 5% से ज़्यादा कोई एक इन्वेस्टर नहीं हो सकता। अगर वहाँ पर भी ये चीज़ें हो रही है, नो डाउट आप किसी एक केस को लेकर आप जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये केस इतना बड़ा है, एक्सचेंज इतना बड़ा है कि उसके बेसिस पे आपको बड़े फैसले लेने होते हैं। तो मेरा ये समझना है कि एक पूरे सिस्टम को रिव्यू करने का वक्त है, जो आई एम श्योर सेबी ने अगर इतनी मेहनत करके इतना बड़ा और इतना दमदार ऑर्डर निकाला है, तो उसके यहाँ पर नहीं रुकेंगी। और आप देखिए मतलब जिस तरह का काम कर रहे हैं, एक के बाद एक जिस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं, जिस तरह के एक्शन वो ले रहे हैं, वो काबिले तारीफ है, छोटी बात नहीं है कि आप जिनको रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है, सबसे बड़ा एक्सचेंज है, उसके ऊपर इतना बड़ा ऑर्डर देना बिल्कुल बहुत बड़ी चीज़ है, और बहुत कड़क ऑर्डर देना बड़ी चीज़ है। सो आई एम श्योर जो भी हुआ है उससे आगे के लिए जो लेसन्स हैं, 2 चीज़ें, एक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, अथॉरिटी किसकी कितनी होनी चाहिए, और उस अथॉरिटी पर नज़र रखने के लिए कौन होना चाहिए, और नज़र रखने के साथ साथ बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का क्या रोल होना चाहिए और कितना एक्टिवली होना चाहिए। अगर ये 3-4 चीज़ें हम इस पूरे एपिसोड से सीख कर आगे ठीक करें तो आई थिंक वो मार्केट के लिए एक अच्छे इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अच्छा होगा। तो बड़ी बात है कि सेबी ने ये ऑर्डर एक्शन जरूर लिया है। एब्सोल्युटली सर। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल कर आई, इनफैक्ट अब तक का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड कहा जा रहा है सर, एबीजी शिपयार्ड, लगभग 23,000 करोड़ का ये एक्शन निकल कर आया 28 बैंकों के खिलाफ। जी हाँ, कैसे देखें इसका इम्पैक्ट? मैं पूरे कुएं में भांग बुली हुई 28 बैंक है, तो सीधी सी बात है। बट 2 चीज़ें हैं, एक सेंटिमेंट के लिहाज से हाँ आपको लगता है कि एक बड़ा फ्रॉड बड़ा निकल कर आया, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो नया है, जो बाजार को नहीं पता है। 2014 में ऑलरेडी ये सारे के सारे लोन ऑलरेडी एनपीओ हो चुके हैं, इनकी सबकी प्रोविजनिंग हो चुकी है। तो काफ़ी लोग मुझे वीकेंड पर मैसेज भी कर रहे थे कि सर इतना बड़ा घोटाला है। घोटाला तो सीबीआई ने अब उन्हें पकड़ाया और ये सारी चीज़ें की है, लेकिन ये तो पहले से काफ़ी पहले से हो ही चुका है। सो अगर आप स्टॉक प्राइस के लिहाज से
बैंकिंग शेयरों के रिएक्शन के लिहाज से देख रहे हैं तो खाली सेंटिमेंटल नेगेटिव है, लेकिन ये घोटाला है, ये तो हमेशा से जब भी आप लिस्ट बना रहे हैं एनपीएस की उसमें सबसे ऊपर आता ही है। सो ये तो पहले से पता है, खाली ये कि सीबीआई का एक्शन अब हुआ है। सो अगर आप बैंकों की बैलेंस शीट के लिहाज से, प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से आप ये सोचें कि इतना घोटाला 22-23 हज़ार करोड़ से बैंकों का प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो वो तो हो चुका। सो उस लिहाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ सेंटिमेंट के लिहाज से, ये ध्यान में रखने वाली बात है। वही वाली बात है दीप, बहुत सारे एक्शन हुए हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स पे भी वीकेंड पे भी हुए हैं, तो सब जगह वही है कि थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, सिस्टम को फिर से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक आध बैंक फेल हो समझ में आता है, 28 बैंक फेल हो, अब उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार ये होता है कि आप ये सोचते हैं कि एक बैंक्स का काम है उधार देना, जी ठीक है, उधार देना उनका बिजनेस है, उनका बिजनेस ये नहीं कि बिजनेस चलाया जाए, एक रीजनेबल ड्यू डिलीजेंस करके उधार देने की कोशिश करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने उस समय जो दिया है सोच समझ के दिया होगा, और एक नहीं 28 बैंकों ने दिया है। करेक्ट सर। तो सबने कुछ सोच के तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक ने नहीं, सबने दिया, सबने सोच समझ। दूसरी तरफ ये कि अगर 28 के 28 बैंक फेल हो रहे हैं समझने में कि कुछ गलत हो सकता है तो भी दिक्कत है। तो दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि जहां जहां भी इस तरह के सिस्टम फेलियर्स हो रहे हैं, चाहे बैंकिंग सिस्टम के हों, चाहे कॉर्पोरेट के लेवल पे हों, चाहे एक्सचेंजेस के लेवल पे हो, उनको रिव्यू करके अगर हम सीख कर कुछ बदल कर आगे बढ़े तो फायदा है। मतलब वो कहते हैं ना कि अपने कहावत है मार्केट की कि तेजी का मार्केट आपने व्यर्थ कर दिया, बेकार कर दिया अगर आपके पास पहले से ज्यादा पैसे नहीं है तो। जी करेक्ट सर। ठीक है। और मंदी का बाजार आपने व्यर्थ कर दिया अगर आपके पास पहले से ज्यादा अनुभव नहीं है तो। Absolutely. मंदी में अनुभव आना चाहिए, तेजी में आपके पास पैसा आना चाहिए। सिमिलरली जब अच्छी चीजें होती है तो बढ़िया है, लेकिन जब खराब चीजें इस तरह की हो तो कम से कम हम उनसे अनुभव लेके कुछ चीजों को सुधारने की कोशिश करें। एब्सोल्युटली। तो आशा करते हैं कि फिर ये एक एग्जाम्पल बन जाए ताकि आगे जाकर ऐसे केसेस सामने ना आए। चलिए सर, फिर आज का सेटअप समझें, और उस सेटअप के लिए जो सबसे बड़ी खबर पिछले कुछ दिनों के रही है और ओवर द वीकेंड रही है, रशिया और यूक्रेन की टेंशन। लग रहा है सर कुछ हो सकता है यहाँ पर? मैं वो उस सिक्का उछालने जैसा है। हाँ। पर्सनली आप मुझे देखिए, मैं न रशिया का, यूक्रेन का युद्ध का किसी चीज का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं जो राय दे रहा हूँ सिर्फ मैं जो सोचता हूँ वो बता रहा हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि होना होता तो हो जाता। अच्छा। जिसको लड़ना होता है वो ऐसा बार बार बोलता नहीं, वो लड़ ही लेता है, कर लेता है। और कितने युद्ध आज तक हुए जो पहले आपको चेतावनी दे के 10 दिन 15 दिन तक चेतावनी दे के हम मारेंगे, ठोकेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ज़्यादा जिसको गिराना होता है जाके बम गिरा देता है। करेक्ट। ये पोजिशनिंग ज़्यादा है, पोस्चरिंग ज़्यादा है बजाय वाकई में करने का। अब हो सकता है नेगोशिएशंस चल रहे हैं कहीं न कहीं, उन नेगोशिएशंस में क्या आगे बातचीत होती है वो हमारे समझ के बाहर की चीज़ है। बढ़ भी सकता है जी, बिल्कुल बढ़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी जाए तो हो भी जाए, लेकिन यूक्रेन को तो करना नहीं है जी, क्योंकि उनकी तो ताकत है नहीं जी। रशिया को करना है तो रशिया कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई अमेरिका की तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतजार करे कि आप बोलो तो बम डालूं। करेक्ट है ना, और अमेरिका तो बोलेगा ही नहीं डालो। बिल्कुल। तो ये जो आपस में ट्रेड ऑफ इनका जो चल रहा है वो किस लेवल तक और किस डायरेक्शन में जाता है, वही वाली चीज है। हो जाएगा तो भी ठीक है, एक बार झंझट खत्म, 2-3-4 दिन में सब मैटर खत्म, 7 दिन में आप बैक टू नॉर्मल, मार्केट को भी पता चल गया कि हो गया। जब तक नहीं होगा तलवार लटकी रहेगी जी। हर रोज रात को आपको आज 3:30 बजे आप कभी कंफर्टेबल नहीं होंगे कि सुबह मार्केट क्या दिखेगा, क्या दिखेगा। मैं किसी दिन 300 पॉइंट ऊपर भी दिख सकता है, अचानक से आज 3:30 बजे आप 300 पॉइंट नीचे बंद होते हैं फॉर एग्जाम्पल, और कल रात को खबर आ जाए कि रशिया और यूक्रेन दोनों ने मान लिया नहीं लड़ेंगे जी, फिर क्या करेंगे, फिर 300 ऊपर खुलेंगे। तो दोनों तरफ की रिस्क है, तो बजाय इसको प्रेडिक्ट करने के क्या होगा, मेरा ये समझना है होना है तो हो भी जाए, हो जाएगा तो भी मार्केट का जो खराब होना है वो होके 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 1 आध दिन में रिएक्शन देके खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा रशिया का भी कंट्रीब्यूशन नहीं है दुनिया भर में, और नहीं यूक्रेन का तो बिल्कुल ही नहीं है। सो मेरा ये समझना है कि होने के बाद आपको सिचुएशन क्लियर हो जाती है, तो इस हफ्ते में जो होना है क्लियर हो जाएगा, बस क्लियर हो जाए। बट ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछे तो मुझे नहीं लगता कि लड़ेंगे, नहीं होना चाहिए, नहीं लड़ेंगे। चलिए, तो आशा करते हैं कि फाइनली ये जो वादा है ये क्लियर हो जाए। चलिए सर, फिर आज का सेटअप पे भी समझा दें। ग्लोबल तो नेगेटिव लग ही रहा है इस टेंशन की वजह से, और क्या देखना है? ग्लोबल है ना नेगेटिव अलग तरीके से, अच्छा, मार्केट को गिरने का बहाना चाहिए। हाँ, ये दे रहा है। हाँ, रशिया यूक्रेन पे गिरना तो 10 दिन पहले गिर जाते। करेक्ट, तब सही है। और तब भी, और आज की सिचुएशन में कोई खास फर्क नहीं हुआ। एब्सोल्युटली। लेकिन अब ये है कि बाजार कब किस चीज पर रिएक्शन देता है वो आप एग्जैक्ट टाइम नहीं कर सकते जी। और वही होता हुआ दिखा है, और तो ग्लोबल उस हिसाब से नेगेटिव है। एफआईज का आप
खुश तो हो रहे होंगे कि बड़े लंबे समय बाद, महीने भर बाद में, कब आया था लास्ट? एक महीने पहले 11 जनवरी को आया था बाय फिगर। वापस से शुक्रवार के सेशन में आपने 100 करोड़ की सही, लेकिन एफआईज की खरीदारी का आंकड़ा देखा है, लेकिन उसके बावजूद मैंने नेगेटिव रखा है। वो मैं यही बता दूं आपको, वो नेगेटिव रखने की वजह ये है कि भले एफआईज ने कैश मार्केट में 100 करोड़ की खरीदारी की हो, 1052 करोड़ के उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं, 1013 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, तो नेट आप समझो ब्रॉडली 2000 करोड़ की बिकवाली ही है। आंकड़ा कम जरूर हुआ है, प्लस शुक्रवार को जिस तरह से हम गिरे थे 225-230 पॉइंट, उसके सामने कम बेचा है, लेकिन बेचा तो है, उस हिसाब से ये आंकड़े नेगेटिव है। घरेलू फंड ने लंबे समय बाद फिर से बिकवाली का आंकड़ा दिखाया है, 700 करोड़ की बिकवाली उनकी हुई है, इनके भी नंबर्स नेगेटिव है। तो तीनों ट्रिगर आज की शुरुआत के ग्लोबल एफआईज डीआईज नेगेटिव है। अब आइए, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं, पुट कॉल रेशियो थोड़ा घटकर आया है, लेकिन ओवरसोल्ड नहीं है। ओवरसोल्ड होगा तो आज होगा। अच्छा, सेंटिमेंट न्यूट्रल से नेगेटिव हुआ है यहाँ पर भी, और ट्रेंड न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव एक भी नहीं है, एक भी संकेत नहीं है, बिल्कुल, ज्यादातर नेगेटिव ही है। चलिए सर, फिर लेवल्स बताएं आज के लिए 17,050, 17,125 पहली रेंज है जहां पर हम खुलेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे क्या कुछ होता है क्या नहीं होता है। और 17,043 का हमने लो बनाया था, वहां से हमने रिकवरी देखी थी वापस से 17,600 तक की, 639 तक की। तो एक बार वही रेंज है जो वैसे तो टूटने नहीं चाहिए उसके नीचे, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग मजबूत बाय जोन निकल कर आता है वो 16,850 से 17,000 है, जहाँ से 16,836 से आपने बेस बनाकर पूरा 17,800 तक का एक रनअप दिया था। उसके बाद वापस 17,045 आए, 17,045 से 17,639 आए, अब 17,639 से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो हमें लोअर लो नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना है। हाँ, तो क्यों 17,800 का हाई बनाया, 17,639 का लोअर हाई बनाया। अब लोअर लो पहला तब बनेगा जब 17,043 के नीचे जाएं, और 16,836 के नीचे लोअर लो बनेगा। तो ये दो लेवल मेरे ध्यान में जो मैंने याद करके रखे हुए हैं, ठीक है, कभी भी काम आ सकते हैं। ऊपर 17,250, 17,300 होगा गैप से खुलने के बाद, इसके ऊपर 375, 425 परफेक्ट शॉर्ट रेंज है प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट करने की जगह। बैंक निफ्टी 37,850, 38,025, यहाँ पर आप बैंक निफ्टी को खुलते हुए देख सकते हैं इस रेंज में कहीं जी। उसके ठीक नीचे 37,575, 37,700 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आता है। ऊपर 38,500, 38,600 रुकावट की जगह है, 38,725, 38,850 आपके लिए परफेक्ट शॉर्ट जोन प्रॉफिट बुकिंग जोन बनकर आता है। ओके, तो ये है आपके लिए बड़ी लेवल्स आज की। ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी सर? 17,125, 17,250 दिन की छोटी रेंज है गैप से खुलने के बाद। 17,050, 17,300 मीडियम रेंज है, उम्मीद करें कि इससे काम चला लें। 17,000, 17,375 दिन की बड़ी रेंज। बैंक निफ्टी 38,025, 38,500 आपके लिए दिन की छोटी रेंज है। 37,850 से 38,600 मीडियम रेंज है। 37,700, 38,700 दिन की बड़ी रेंज, ये मानकर चलें आप बैंक निफ्टी पर। एफआईएस की इंडेक्स पोजीशन 4% घटी है, ठीक है, 48% है, बैलेंस्ड है, न बहुत ज़्यादा है न बहुत कम है। पुट कॉल रेशियो 1.34 से घटकर 1.09 है, कंफर्टेबल है, न ओवरबॉट है न ओवरसोल्ड है। विक्स 5% बढ़ा है, जो कि बढ़ना ही है, निश्चित है कि इस तरह के मूड में। एब्सोल्युटली। चलिए, तो ये है आपके लिए सारे डेटा पॉइंट्स आज के। अब पोजीशंस की बात करते हैं सर, क्योंकि अब तो स्क्रीन पर लग रहा है कि बड़ा गैप डाउन हो सकता है, तो मौजूदा पोजीशंस वाले क्या करें? दो तरीका है। पहला तो ये कि गैप से खुलने के बाद अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो वो 17,000 का ही होगा। अच्छा, अदरवाइज तो आपका स्टॉप लॉस 17,200 का बनता है क्लोजिंग बेसिस पर। हाँ। तो क्लोजिंग अगर जब हमने 17,043 का जिस दिन लो बनाया था, उस दिन भी हम 17,200 के नीचे बंद नहीं हुए। सो दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप स्टॉप लॉस को 17,200 रखो, या पिछली बार जब 16,836 हमने बनाया था लो, तब हम 17,100 के नीचे बंद नहीं हुए थे। सो अब आपको डिसाइड करना है कि 17,100 स्टॉप लॉस रखना है क्लोजिंग, या 17,200 रखना है। रिस्क कम रखनी है, 17,200 रखो। थोड़ी और रिस्क लेने की ताकत है, 17,100 रखो। ये तो हो गया क्लोजिंग बेसिस पर। इंट्राडे बेसिस पर आपको रिस्क कम रखनी है, तो आपका खुलते ही स्टॉप लॉस ट्रिगर है, होना ही है। अगर फिर भी उसके बाद आपको सोचना है, तो 17,043 का चूंकि हमने लो रखा था, तो 17,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन क्या आप 150 पॉइंट और रुकने के लिए तैयार हो, आपकी श्रद्धा पर है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और फ्राइडे की क्लोजिंग से तो बहुत ही ज्यादा बड़ा स्टॉप, इसलिए पिछले 2 दिन से मैं लगातार क्लोजिंग में ये कह रहा था कि आप हेजिंग जरूर करके जाएं, पुट ऑप्शन जरूर लेकर जाएं लॉन्ग पोजीशन के सामने, क्योंकि क्या है कि ये ओवरनाइट रिस्क जो है ना, थोड़ी सी मार्केट में बढ़ रही है। अब आइए शॉर्ट साइड पर हैं, तो आपके लिए तो एकदम मतलब अनएक्सपेक्टेड चांदी है। 17,375 जहां आप बंद हुए,
शुक्रवार को वही आपका स्टॉप लॉस है इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पर। और बैंक निफ्टी पर 38,638 500 पर बंद हुए, थोड़ा सा 100 पॉइंट ऊपर 38,600 पर इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पर आपका आई स्टॉप। थिंक बैंक निफ्टी लॉन्ग रह गया सर, बैंक निफ्टी की अगर लॉन्ग पोजीशन पे 38,000, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों 38,000। ठीक है सर। नई पोजीशंस? नई पोजीशन निफ्टी शॉर्ट करें हम, कल की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाकर शुक्रवार की क्लोजिंग का वो है 17,375। पहला टारगेट 200 का है, उसके आसपास उसके नीचे खुलेंगे 150, 125, 100। तो पहली जो बड़ी सपोर्ट जो बढ़िया निकल कर आ रही है वो 17,150 से 17,100 की है। इस बीच में 3 लेवल हैं। उसके बाद 17,050 बनता है, फिर 17,000। 17,000 के नीचे गए तो गई भैंस पानी में फिर वो सीधा हाँ 16,850 के आसपास कहीं कहीं आप रुकेंगे। तो मैं अभी आज के लिए इतना नहीं सोच रहा है कि 17,000, 17,050 वहाँ होल्ड हो जाना चाहिए। जो लोग खरीदना चाहते हैं, अब खरीदना कहाँ है वो सोचो। 17,000, 17,125 की रेंज में चांस ले सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 16,800 का है, बहुत दूर का है, बहुत दूर है। अगर आपकी हिम्मत हो तो लो, नहीं तो मत लो भाई। है जो है यही है। करेक्ट। कोई जबरदस्ती तो नहीं, लेवल में जबरदस्ती नहीं दे सकता, ट्रेड आप जबरदस्ती ना ले ठीक है। हाँ, लेवल्स हाँ, हैं। आपको समझ में आए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, या फिर आप उस तरह से देख लें, क्या बोलते हैं उसको, कॉल ऑप्शन के जरिए जी, ताकि आपके रिस्क डिफाइंड रहे। तो 17,000, 17,125 की रेंज में चांस ले सकते हैं खरीदने का। 16,800 का स्टॉप लॉस है। टारगेट 17,150, 200 छोटे, 250, 300 मीडियम, 375 फाइनल टारगेट। ये आपके अंडरस्टूड सर। निफ्टी का खरीदारी करने खरीदारी का। अब आइए बैंक निफ्टी, जहां बेचना है 38,500 पर बंद हुए, 100 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो 38,600 का, बेच दीजिए वहां पर। टारगेट पहला बनेगा 38,200 और 38,025 का, यहां पर आप खुलेंगे। और अगर 38,000 के नीचे खुले तो सीधा टारगेट आपका फिर बनेगा 37,850, 37,750, दो छोटे टारगेट हैं। 37,700 और 37,650 पर अगला सपोर्ट है। 37,575, 37,500 तक आगे के टारगेट। तो बेसिकली 37,500 तक की जगह खुल जाती है आपके लिए, वहां पर फिर देखेंगे। एक और चीज बता दूं दीप, जब हमने अभी 17,043 का लो बनाया, उस समय बैंक निफ्टी 37,300 से घूमा है। सो बैंक निफ्टी पर अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 37,300, 37,500 की रेंज में निकल कर आएगा अगर हम इससे नीचे जाते हैं। ओके सर, तो चलिए ये हैं आपके लिए सारे सारे लेवल्स और नई पोजीशंस। अब बाय बैंक निफ्टी रह गया सर, कुछ करना है क्या? शायद मौका है मतलब आज जानबूझ के नहीं, ऐसे ही रह गया तो हो सकता है नहीं, लेकिन ठीक है। जो लोग खरीदना चाहते हैं 37,650, 37,850 की रेंज में चांस ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो खरीदना, कोई ऐसा हड़बड़ी जल्दबाजी ना करें, एक आध दिन नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है आपको 37,500 का, वो भी दूर है जी। 37,975, 38,025 दो छोटे टारगेट, 38,200, 38,350 मीडियम टारगेट, 38,400, 38,500 फाइनल टारगेट। ओके सर, तो चलिए ये है आपके लिए सारी पोजीशंस की बात। बैन लिस्ट सर, टाटा पावर भी बैन में ऐड हो गया है, तो आज टाटा पावर, सेल, पीएनबी और बीएचईएल 4 स्टॉक्स वायदा कारोबार के बैन में रहने वाले हैं। एफआईएस के डेटा आपने टच कर दिया सर? थोड़ा सा बता दो। 17,400 के ऊपर निकल कर टिके तो ही मजबूत समझिएगा, जब तक 17,400 के नीचे अब आप खराब है। राइट। बाजार के टेक्सचर में एक बदलाव है, बाय ऑन डिप से सेल ऑन राइज वाला मार्केट बन रहा है। अगर हमने 17,000 को तोड़ दिया तो फिर 100% सेल ऑन राइज वाला मार्केट बनेगा। लो और लो आप बनाने 17,000 के नीचे, 17,000 के नीचे जाना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिए। 17,400 क्यों इंपॉर्टेंट है? 29 लाख शेयर पुट में है, 33 लाख शेयर कॉल राइटर्स है, तो उसको पार करना मुश्किल होगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो आ रहा है वो 17,000, 17,100 के आसपास पुट में आ रहा है डेटा के लिहाज से, ये आपके लिए। बैंक निफ्टी में वही 38,500 हो गया जो 17,400 निफ्टी के लिए है, और 38,000 पर हल्का फुल्का सपोर्ट है, उसके नीचे थोड़ी और वीक वाली, क्योंकि शुक्रवार को सीरीज का पहला दिन था वीकली का, तो डेटा कम है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है। चलिए, तो ये है आपके लिए आज का पूरा सेटअप। सिर्फ एक अच्छी बात है कि 1 महीने बाद एफआईएस की हल्की फुल्की कैश में खरीदारी हुई है, बट वैसे आप ग्लोबल संकेत देखें तो मूड माहौल जरूर बिगड़ा हुआ है। आइए आज पहले ब्रोकरेजेस से करते हैं शुरुआत और बता देते हैं कि दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस का आज क्या कहना है एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज ब्रोकरेजेस? गुड मॉर्निंग दीपांशु, ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले देखें तो ओएनजीसी यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो है मोरलेस पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं। सबका मानना है या तो नतीजे अच्छे हैं या फिर अनुमान के मुताबिक देखने को मिले।
जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 168 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है, 235 रुपए का ऊंचा लक्ष्य दिया है और ये मान रहे कि वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो स्टॉक काफ़ी सस्ता मिल रहा है, जिसके चलते जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो बेहद आकर्षक है। सिटी बिकवाली किराए को बरकरार रखे हुए, अभी तक इन्होंने जो है अपना व्यू नहीं बदला है, 150 रुपये का लक्ष्य दिया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 263 रुपये का लक्ष्य दिया है और ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज़्यादा बुलिश जो है मॉर्गन स्टैनली नजर आ रहे हैं। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स भी देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 225 से बढ़ाकर 235 कर दिया। अपोलो हॉस्पिटल्स यहाँ पर भी नतीजे अच्छे देखने को मिले थे, सीएलए से जो है आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य दिया 5250 का, 4514 की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। वहीं सिटी मान रहे कि सीजनली वीक रहने वाले क्वार्टर में भी देखें तो कंपनी की तरफ से काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन आया है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, उनसे ज़्यादा लक्ष्य दिया 5800 रुपये का। जेफरीज भी देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं, हालांकि इन्होंने लक्ष्य जो है काटा है, 6006 रुपये से घटाकर 5495 कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट देखें तो बुलिश ही नजर आ रही है। डिविस लैब्स यहाँ पर भी जो है नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिले थे और ब्रोकरेज हाउस का मानना यह है कि मार्जिन्स पर एक अच्छा सरप्राइज देखने को मिला, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है हालांकि वो घटाया है गोल्डमैन सैक्स ने, 5770 से घटाकर 5505 कर दिया है। जेफरीज होल्ड किराए को बरकरार रखे हैं, लेकिन लक्ष्य इन्होंने भी घटाया, 5074 से घटाकर 4671। वहीं एचएसबीसी देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं और इन्होंने भी जो है तीनों ब्रोकरेज हाउस ने लक्ष्य घटाया, 5730 से घटाकर 5300 कर दिया है। मदरसन सुमी यहाँ पर सीएलएसी की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 203 के लक्ष्य के लिए। ये मान रहे कि वित्त वर्ष 2023 के लिए जो आउटलुक है, डिमांड आउटलुक काफ़ी बढ़िया नजर आ रहा है। नोमिरा भी मान रहे कि जो ग्लोबल पीवी प्रोडक्शन है वो पिकअप करेगा, जिसके चलते कंपनी को सीधा फायदा होगा। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, हालांकि जो लक्ष्य है वो 237 से घटाकर 202 कर दिया है, 172 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। सिटी अभी भी स्टॉक के ऊपर बेरिश है, बिकवाली किराए देने 174 के लक्ष्य लिए। जेफरीज ने जो है अंडर परफॉर्म की रेटिंग दिया, लक्ष्य 162 से घटाकर 150 कर दिया है। हीरो मोटोकॉर्प सीएलए से जो आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 2947 के लक्ष्य लिए, कह रहे हैं कि मार्जिन पर एक अच्छा सरप्राइज देखने को मिला। वहीं जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 3025 रुपये के लक्ष्य लिए और जेफरीज होल्ड की राय दे रहे हैं और लक्ष्य इन्होंने बढ़ाया 2560 से बढ़ाकर 2800 कर दिया, 2718 की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। इसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम्स यहाँ पर नजर रखिएगा, नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट आई है, इन्होंने डेटा ग्लव की जो है एक्विजिशन किया है, जिसके चलते मान रहे कि एक अच्छा फायदा आगे जाकर देखने को मिल सकता है। हालांकि माइल्डली ईपीएस डाइल्यूटिव मान रहे इस एक्विजिशन को। नोमेरा जो है खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं 5440 के लक्ष्य लिए। सिटी ने बिकवाली किराए को बरकरार रखा है 3395 के लक्ष्य लिए, 4196 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। मुथूट फाइनेंस यहाँ पर नजर रखिए, सीएलएसए की तरफ से डाउनग्रेड आया है, अब खरीदारी किराए से ये आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य 1900 से घटाकर सीधा 1650 कर दिया है। हालांकि अभी भी करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है, क्योंकि 1424 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। और अंत में मेट्रोपोलिस यहाँ पर क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1700 रुपये के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं, बट उससे भी ज्यादा खबरें हैं और नतीजे हैं। आइए जल्दी से इन पर करते हैं फोकस देवांशी, वरुण और कुशल के साथ। मॉर्निंग देवांशी, बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ नतीजे। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज आप देखिए अगेन नतीजों की लंबी लिस्ट और लास्ट हफ्ता है तो जो कैश मार्केट के नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। निफ्टी में कोल इंडिया, आइशर मोटर्स और ग्रासिम के नंबर्स आते हुए दिखेंगे और वायदा बाजार में 5 कंपनीज हैं जिसके नंबर्स आ जाएंगे। कैश मार्केट में आपको ध्यान रखना है आज पॉलीप्लेक्स के नंबर्स पर, इक्विटास होल्डिंग के नंबर्स पर आपको नजर रखनी है और साथ ही नाटको फार्मा जैसी कंपनीज हैं जो आज अपने नंबर्स घोषित करेंगी। इसके साथ ही आज पॉलीप्लेक्स जो नतीजे आएंगे उसके साथ ही तीसरे अंतरिम डिविडेंड पर आज घोषणा होगी, जिस पर आपको नजर रखनी है। और स्पंदना स्फूर्ति नतीजों के साथ प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी करने पर भी आज फैसला आता हुआ दिखेगा। एक्स डेट कोरोमंडल इंटरनेशनल ट्रेड करेगा, 6 रुपये का डिविडेंड था तो आज उसका एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। और आईटीसी में भी 5.25 रुपीज़ का डिविडेंड था, जिसका एडजस्टमेंट आज आपको स्टॉक प्राइस में देखने मिल सकता है। टेक्सटाइल की पीएलआई स्कीम की आवेदन की आज आखिरी तारीख है, तो यहाँ पे अगर कोई मूवमेंट आती है तो इस पर नज़र रखें। आज पोस्ट मार्केट में ओएनजीसी इसके नंबर्स मिले जुले आए हैं, जो आए हैं वो इस बार 17% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 12% तक बढ़ता हुआ दिखा, लेकिन मार्जिन से आप देखिए 54% से घटकर 52% आए, मुनाफा भी इस बार कम होता हुआ दिखा है। इसके साथ ही वायदा बाजार में अशोक लेलैंड जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं वो हल्के से बेहतर आते हुए दिखे हैं, आय 15% तक बढ़ती हुई दिखी है, कामकाजी मुनाफा 12% तक कम हुआ है और मार्जिन्स जो है वो 4% पे आए हैं, 5.3% से घटकर, और जो मुनाफा है वो 6 करोड़ पे आया है, पिछले साल 19 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया था।
हनीवेल ऑटोमेशन जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं, जो आय है वो करीब 2% तक कमज़ोर है। कामकाजी मुनाफा इस बार ऑलमोस्ट 35% तक गिरी है। मार्जिन्स पे आप देखिए 21% से घटकर 14% पर, और मुनाफा 40% तक कम होता हुआ दिखा है। वोल्टास स्लाइटली अनुमान से बेहतर है, जो आय है वो 10% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा इस बार 156 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स 8.7% पे आए हैं, 7% से बढ़कर, और मुनाफा इस बार 96 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। 25% तक की गिरावट हमने देखी है इस बार। और हिंद कॉपर पर नजर रखें, कमजोर नंबर्स इस बार सारे फ्रंट पर। आय एकदम फ्लैट है, कामकाजी मुनाफा 40% तक घटा है। मार्जिन्स 40% से घटकर 24% पर माफ़ कीजिए, और जो मुनाफा है वो इस बार 60% तक बढ़ता हुआ दिखा है। तो हिंद कॉपर के ओवरऑल नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं। डिप्रिसिएशन कम था, इसके चलते मुथूट फाइनेंस जो असेट क्वालिटी है वो आरबीआई नॉर्म्स की वजह से बढ़ती हुई दिखी है। 3.82% पे आई है, 1.85% से बढ़कर, लेकिन जो कुल आय है वो 6% तक बढ़ी है। और जो मुनाफा है वो इस बार एकदम फ्लैट बढ़ता हुआ दिखा है। बहुत ज़्यादा नंबर्स अच्छे आते हुए मुथूट फाइनेंस से भी आते हुए नहीं दिखे हैं। ओके, आइए कैश के नतीजों की बात करते हैं। वरुण, मॉर्निंग बताएं। ओके, लंबी लिस्ट है और सबके मार्जिन्स गिरे हैं, तो वो तो आप समझ ही लीजिए। बाकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन कैसी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अनुपम रसायन, नतीजे अच्छे हैं। यहाँ पे रेवेन्यू जो है 45% बढ़ा है और मार्जिन्स पे 81% की बढ़ोतरी आई है, 38 करोड़ के आसपास ही आए हैं। धनलक्ष्मी बैंक, मुनाफा जो है 83% घटा है, 12% से घट के 2 करोड़ के आसपास आया है, लेकिन ग्रॉस एनपीएस जो है उसमें कमी हुई है और एनआईएस जो है 7% बढ़े हैं। ग्लोबल स्पिरिट, आय करीब 26% बढ़ी है, मुनाफा जो है वो कम हुआ है इस कंपनी का, तो कमजोर नतीजे हैं, 18% के आसपास की गिरावट आई है। गार्डन रिच, ग्रोथ अच्छी रही है, रेवेन्यूज 35% बढ़े हैं और कंपनी का जो मुनाफा है उसमें भी करीब 9.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, करीब 63 करोड़ के आसपास ही आए हैं। इंटरिम डिविडेंड दिया है कंपनी ने करीब 4.95 रुपये प्रति शेयर के आसपास का 23 फरवरी को, जिसकी रिकॉर्ड डेट है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, यहाँ पे ग्रोथ अच्छी रही है, रेवेन्यूज 65% बढ़े हैं और मुनाफा जो है इसमें 47% के आसपास की बढ़ोतरी आई हुई है, 24 करोड़ के आसपास ही निकल के आए हैं। IFCI थोड़े वीक है क्योंकि रेवेन्यूज भी गिरे हैं 75% और कंपनी ने घाटा किया है 731 करोड़ का। इसके अलावा इंडिया ग्लाइकोल्स, यहाँ भी थोड़े बहुत वीक टाइप के नंबर्स है क्योंकि रेवेन्यूज तो 7% बढ़े हैं, लेकिन कंपनी का मुनाफा जो है उसमें 19% के आसपास की गिरावट आई है। रेट गेन, ये नतीजे अच्छे हैं क्योंकि रेवेन्यूज तो 16% बढ़े हैं, इसके साथ साथ एबिटा फ्रंट पे कंपनी ने 1.2 करोड़ का प्रॉफिट किया है नुकसान के मुकाबले, और बॉटम लाइन में भी 8.5 लाख का प्रॉफिट किया है, हालांकि प्रॉफिट है 1.9 करोड़ के लॉस के मुकाबले, तो ये अच्छा है। ITD सीमेंटेशन, यहाँ पे रेवेन्यूज बढ़े हैं अच्छे खासे 26%, लेकिन मुनाफा गिरा है तो वीक है, 34% मुनाफा गिरा है। और रुचि सोया, यहाँ पे रेवेन्यूज बढ़े हैं 40%, मुनाफा केवल 3% बढ़ा है, मार्जिन में गिरावट है, तो मिले जुले ये भी है। ओके, तो ये है कुछ और कैश के नतीजे। कुशल, मॉर्निंग बताएं, आपके पास कौन से नतीजे हैं? मॉर्निंग दीपांशु, मेरे पास 10 नतीजे हैं जिसमें से 2 अच्छे हैं और 8 मिक्स या फिर आप कह सकते हैं कमजोर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। मजगांव डॉक, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स हैं, मार्जिन्स 6% से बढ़कर करीब 13%, कंपनी का मुनाफा भी 52% बढ़कर 215 करोड़ पर आया है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज, नंबर कमजोर हैं, मार्जिन्स 19% से घटकर 16% और साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है 10 करोड़ था, इस बार 8.5 करोड़ का मुनाफा आया है। NHPC, मार्जिन्स तो बढ़े हैं, 57.8 से बढ़कर 61.6%, पर कंपनी का मुनाफा लगभग 6% गिरा है 813 करोड़ पर, और साथ ही कंपनी की आय में भी लगभग 8.5% की गिरावट रही है। तो नंबर्स आप मिक्स कह सकते हैं इसमें। पित्ती इंजीनियरिंग, नंबर्स यहाँ पर भी मिले जुले हैं क्योंकि मार्जिन 16.7% के मुकाबले केवल 13%, कंपनी का मुनाफा लेकिन 60% बढ़कर 11.5 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। पूर्वांकरा, नंबर कमजोर हैं, 26.6% से मार्जिन तो 27.4% पर हुए हैं, तो स्लाइटली मार्जिन बढ़े हैं, लेकिन कंपनी का मुनाफा आप देखिए पूरा का पूरा इसमें कटौती होती हुई दिखिए, 13.3 करोड़ के मुकाबले केवल मुनाफा 1.2 करोड़ का अब रहता हुआ दिख रहा है। सीक्वेंस साइंटिफिक, रेवेन्यू फ्लैट है और ओवरऑल नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं, 18.2% से मार्जिन 10.1% पर, मुनाफा 51% गिरकर 18.5 करोड़ पर आया है। श्री रेणुका शुगर, नंबर्स काफी स्ट्रांग रहे हैं, घाटे से मुनाफे में आई है, 141 करोड़ का घाटा था, इस बार 43 करोड़ का मुनाफा में तब्दील हो गया है और साथ ही कंपनी की मार्जिन भी 2% बढ़कर 8.1% पर आए हैं। अवंती फीड्स, नंबर्स कमजोर हैं, 10% से मार्जिन 6%, मुनाफा भी 47% गिरकर 40 करोड़ पर। गरवारे टेक्निकल फाइबर्स, ऑपरेशनल नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं, 20.9% के मुकाबले मार्जिन 18% पर, और कंपनी का मुनाफा भी 12% घटकर 38 करोड़ पर आया। और अंत में हिम्मत सिंह का सीड, नंबर्स कमजोर हैं, यहाँ पर भी 22.5% से मार्जिन घटकर 16.5% पर, और कंपनी का मुनाफा भी लगभग 40% की कटौती के साथ 27 करोड़ पर अब यह फिगर बनता हुआ दिखाए। ओके, आइए देवांशी के पास कुछ और नतीजों की लिस्ट ले लेते हैं। देवांशी बताएं फाइनल सेट ऑफ नतीजे। बिल्कुल, आप देखिए, मैं
माइथिन एलॉय यहाँ पे काफ़ी मजबूत नतीजे आए हैं इस बार। जो आय है वो ऑलमोस्ट डबल होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा भी इस बार ऑलमोस्ट 60% तक बढ़ता है। इनफैक्ट आप देखिए 393 करोड़ पे आया है, 70 करोड़ से बढ़कर। मार्जिन्स में आपको एक बड़ा जंप देखने मिलेगा और मुनाफे में भी बड़ा जंप इस तिमाही में आता हुआ दिखा है। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन कमजोर नंबर्स आए हैं। जो कुल आय है वो इस बार 16% कम हुई है। इसके साथ ही नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 30% तक की गिरावट, मुनाफा भी इस बार 17% तक कम हुआ है। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट मजबूत आंकड़े आए हैं। आय इस बार ऑलमोस्ट दुगनी होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा भी इस बार बढ़ता हुआ दिखा है, 90 करोड़ पे आए हैं। मार्जिन 7% से बढ़े हैं 8.3% पर और मुनाफे में आती हुई दिखी है कंपनी। पिछले साल कंपनी को घाटा होता हुआ दिखा। वाटेक वाबाग यहाँ पे भी स्टडी सेट ऑफ नंबर्स हैं। आय इस बार 6% तक कम हुई है, लेकिन कामकाजी मुनाफा ऑलमोस्ट 4% बढ़ा है। मार्जिन 10% पे कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं और मुनाफा इस बार 20% तक बढ़ा है। यूफ्लेक्स नंबर्स काफी मजबूत हैं। आय इस बार 65% बढ़ी है। कामकाजी मुनाफे में लगभग 50% तक की बढ़त। मार्जिन आप देखिए इस बार करीब 18% पर फ्लैट आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी बढ़त है। इस बार हाईएस्ट क्वार्टरली प्रोडक्शन एंड सेल्स वॉल्यूम कंपनी ने पोस्ट किए थे। TCNS जो नंबर्स हैं, आय ऑलमोस्ट 40% तक बढ़ती हुई दिखी। कामकाजी मुनाफे में 64% तक की बढ़त। मार्जिन इस बार 19.2% पे आते हुए दिखे हैं, 16% से बढ़कर, और मुनाफे में भी आपको जंप देखने मिलेगा। शोभा के भी नंबर्स आप देखिए, जो आय है वो 2% तक कम हुई है, लेकिन कामकाजी मुनाफा लगभग 29% और मार्जिन 35% पे कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। मुनाफा 51% तक बढ़ता हुआ दिखा। टेगा इंडस्ट्रीज पर आपको नजर रखनी है, जहां पे जो आय है वो 20% तक बढ़ी है। कामकाजी मुनाफा 8% और मार्जिन 20% पे कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। 22% थे तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। मुनाफा इस बार 33.6 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 32 करोड़ से बढ़कर। न्यूरेका नंबर्स वीक हैं। आय 18% तक कम हुई है। मुनाफे में भी 23% तक की गिरावट है। मार्जिन्स भी इस बार थोड़े से फ्लैट आते हुए दिखे, लेकिन थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज कमजोर नंबर्स हैं इस बार। जो आय है वो इस बार 15% तक कम होती हुई दिखी है। मुनाफे में भी गिरावट है, कमजोर नंबर्स थायरोकेयर से भी। ओके, तो ये है आपके लिए फाइनल नतीजे सारे। आइए, खबरें भी हैं, वरुण बताएं इनके बारे में। ओके, तो खबरों में सबसे पहले FMCG कंपनीज, यहाँ पे आप नजर रखिएगा, क्योंकि खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसमें कटौती की समय सीमा जो है उसको 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है। 31 मार्च को ये जो इंपोर्ट ड्यूटी की सीमा है वो खत्म होने वाली थी। क्रूड पाम तेल पर ड्यूटी जो है वो घटी है, तो यहाँ भी इसका भी इम्पैक्ट देखने मिलेगा। करीब 5.5% के आसपास की ड्यूटी जो है वो घटी है। मसूर पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो खत्म की गई है। अब ड्यूटी 10% के आसपास थी अब तक के लिए, तो इसके चलते पूरा FMCG स्पेस जो है वो आपके फोकस में रहना चाहिए। डॉक्टर रेड्डीज और नोवार्टिस, यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि नोवार्टिस इंडिया के साथ डॉक्टर रेड्डीज ने भारत में इनकी कुछ दवाइयाँ हैं या फिर प्रोडक्ट्स है जिनको बेचने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन का करार किया है। IRCTC माफ़ कीजिएगा, अब से सभी ट्रेन्स में आपको तैयार भोजन जो है, कुक्ड फूड, वो मिलने लगेगा। अब तक 80% ट्रेन्स में मिलता था, अब जो बची कुछ 20% ट्रेन्स है उसमें भी मिलना शुरू हो जाएगा। TCS बायबैक की रिकॉर्ड डेट फिक्स हो चुकी है, 23 फरवरी की है, तो इस पर आप नजर रखिएगा, ध्यान रखिएगा। कैडिला हेल्थ जायडस को एक दवा के लिए US FDA से मंजूरी मिली है, 6 महीने के एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हैं। और PB फिनटेक, पिछले ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी पिटाई भी हुई थी इस काउंटर की। इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आलोक बंसल जी, उन्होंने 28.58 लाख शेयर जो है 825 रुपए के भाव पे बेच दिए हैं। तो ये है ढेर सारी खबरें जिन पर रहेगा आज एक्शन, और एक्शन की करते हैं शुरुआत सोमवार की सुबह। वक्त है पिक ऑफ द वीक का। विश्वेश जी, गुड मॉर्निंग। बताएं सर इस हफ्ते का शेयर। अनिल जी, देखिए, मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि मार्केट आज काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा। अनिल जी, आपने सारे रीजंस जो बताए, अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा खुद का भी ये एनालिसिस है कि इट्स गोना बी अ वेरी टफ वीक टू ट्रेड, बिकॉज ग्लोबल और लोकल दोनों न्यूज़ फ्लो है। तो अनिल जी, ओपनिंग के बाद ही मैं डिसाइड करना चाहूँगा कि क्या पिक ऑफ द वीक देना चाहेंगे। ये बढ़िया बात है, खुलने के बाद डिसाइड करेंगे क्या कुछ करना है। आइए, बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बंसल जी, गुड मॉर्निंग। लंबे समय बाद फिट एंड फाइन, हेल्थ ठीक है एकदम? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, बिल्कुल हेल्थ ठीक है, रिकवर हो रहा हूँ। और अनिल जी, बिल्कुल एक स्टॉक ढूंढ के लाया हूँ जो कि एकदम पिक ऑफ द वीक को एकदम फुलफिल करता है क्राइटेरिया को। और जैसा भी विश्वेश ने बोला कि मार्केट वोलाटाइल रहेंगे, चौपी रहेंगे, तो इस चौपी मार्केट में टारगेट हिट करने का पोटेंशियल रखता है। स्टॉक है स्नाइडर इलेक्ट्रिकल, जिसके नतीजे बम्पर आए थे। टेक्निकली काफी समय बाद बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल है। 120 120 का स्टॉप लॉस लगाना है। 145 145 पहला टारगेट है, 165 दूसरा टारगेट है। और बिगेस्ट बेनिफिशियरी जो ये बजट में 7.5 लाख करोड़ का कैपेक्स अनाउंस हुआ है, उसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। और जो 10 करोड़ स्मार्ट मीटर्स की अनाउंसमेंट हुई है, उसका भी बेनिफिशियरी है।
और खास बात क्या है, अभी नतीजे आए थे, जो न्यू ऑर्डर है 75% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ आई है, तो फंडामेंटली अच्छा लग रहा है, टेक्निकली अच्छा लग रहा है। श्नाइडर इलेक्ट्रिकल है पिक ऑफ द वीक के तो ये है शेयर जो बंसल जी को पसंद है। वैसे भी कितने भी मारो, बंसल जी को वैलेंटाइन डे के दिन तो ठीक होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी और उस दिन तो काम नहीं करेंगे तो बाकी काम कैसे करेंगे, तो इसलिए आप सही दिन एकदम ठीक हुए बंसल जी, बिल्कुल परफेक्ट। और अच्छा हुआ कि आज ही 14 फरवरी, अगर ये 14 फरवरी हफ्ते भर बाद होती तो बंसल जी हफ्ते भर और छुट्टी लेते, आराम करते। आइए, कुणाल जी भी तैयार है। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। अनिल जी, सबसे पहले तो आपको, दीपांशु को, अनिल जी, सभी लोगों को मेरी ओर से, अनिल जी, आज वॉलेटाइल दिवस की भी और वैलेंटाइन दिवस की भी शुभेच्छाएं अनिल जी। बिल्कुल। और अनिल जी, मेरी ईश्वर से कामना है जी, ईश्वर से कामना है अनिल जी कि जिस भी लेवल को आप दिल से चाहे अनिल जी, वो लेवल आपको मिल जाए अनिल जी। वाह क्या बात है। तो बस और अनिल जी, वापस से पुनः स्वागत जी, दीपांशु जी का और बंसल जी का स्वागत अनिल जी वापस। बिल्कुल। तो आज परिवार थोड़ा भरा पूरा दिख रहा है हमारा, सारे गेस्ट, सारे एक्सपर्ट्स, सारे हमारे टीम मेंबर साथ में। बताएं सर आपका शेयर इस हफ्ते का। अनिल जी, मुझे लगता है कि देखिए, जो बाजार में हड़कंप है, इसके बाद जो एक सेक्टर है जिसमें आपको जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखेगी, वो सेक्टर है मेटल्स का। और मैंने अनिल जी चूज किया है मॉइल के नतीजे आए, नतीजे बड़े दमदार आए, चार्ट बहुत ही शानदार बना हुआ है, नीचे के लेवल्स पर एक शानदार पैटर्न बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर आज मान लीजिए शुरुआती गिरावट में आपको ये स्टॉक नीचे मिल जाए तो मॉइल में मेरी खरीदारी की राय है। मुझे लगता है अनिल जी, इस सप्ताह इस स्टॉक में 200 रुपए के ऊपर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बाय करके चलने की राय है। 180 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखा जाना चाहिए, गिरावट में एक्यूमुलेट करें, 200 का टारगेट होगा। 200 रुपये तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी, लेकिन करें खरीदारी गिरावट में अभी नहीं, आराम से जब जब मौका मिले। आइए, वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। लंबी लिस्ट है इस बार वीकेंड पर नतीजों की और कैश मार्केट के भी, वायदा कारोबार के भी। आइए शुरुआत करते हैं अच्छे मजबूत नतीजों के साथ, जहां नंबर्स दमदार हैं, वैल्यूएशंस भी सस्ते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक्स। वरिंदर गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। एक स्टॉक सर मेरे ख्याल में जो पटाखा रिजल्ट जो हम बोलते हैं, बहुत टाइम के बाद आया है, और ना वो मेटल सेक्टर है सर, ना वो शुगर सेक्टर है, वो लॉजिस्टिक सेक्टर है सर। आप ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स से नंबर देखिए सर, और इंपॉर्टेंट क्या है, आप बेस भी देखिए कि कोई छोटा कंपनी नहीं है कि 10-15 करोड़ का प्रॉफिट कमाता था तो अभी ऊपर हो गया है, तो या 10-15 करोड़ का सेल्स करता था। इसके नंबर किसी भी एंगल से देखा जाए सर, इसका जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट है सर, मतलब क्या ग्रोथ कर रहा है सर, 142% ग्रोथ किया उसने YoY। मैं नंबर्स बोलता हूँ सर, आज उसने इस क्वार्टर में उसने 5,870 करोड़ का सेल्स किया। आप बेस देख सकते हो सर, जो 20% ऊपर था क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 114% ऊपर था YoY। अब एबिटा देखिए सर, एबिटा 500 करोड़ का, कोई छोटा नहीं है, 500 करोड़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज अप 40% एंड YoY इट इज अप 242%, मतलब 2.5 टाइम्स। मार्जिन्स दोनों YoY क्वार्टर क्वार्टर बढ़े हैं। प्रॉफिट सर 334 करोड़ का हुआ है इस बार, जो 46% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर, और कम से कम 23 टाइम्स है YoY। लास्ट क्वार्टर जब आया था सर, तो लोगों को लगा था कि ये वन ऑफ हो सकता है, खराब नंबर है, बाकी जगह डिप हो जाएगा, बट नो वन एक्सपेक्टेड कि क्वार्टर 3 इतना स्ट्रॉन्ग आएगा और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा। 10-11 टाइम पे डेट करता है सर। आई थिंक दिस इज अ क्लियर पटाखा स्टॉक अगर उस कैटेगरी में डाल सको ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स को। अच्छे रिजल्ट्स आए सर, वैल्यूएशन इनएक्सपेंसिव है। ग्लेनमार्क फार्मा उतना खराब नहीं आया था जितना सोचा था। प्रॉफिट जो है वो नीचे दिख रहा है बिकॉज उसमें कुछ वन ऑफ्स है, अदरवाइज एबिटा मार्जिन 21.5% आया, एक्सपेक्टेड था 20% आएगा। एबिटा 585 करोड़ एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 700 करोड़ के आसपास आया। आई विल से इन द फार्मा पैक जहां पे हम देख रहे हैं कि हमें नंबर्स बहुत खराब आ रहे हैं, ये फिर भी बहुत अच्छा नंबर था, तो मैं इसको अच्छा रिजल्ट मान के चल रहा हूँ सर। और वैल्यूएशन जहां पे इनएक्सपेंसिव है क्योंकि 11-12 टाइम पे ट्रेड करता है। शुगर स्टॉक्स में सर आप धामपुर की बात करो, आप रेनो की बात करो, दोनों ने अच्छे नंबर्स दिए। धामपुर स्पेशली बिकॉज 10% से 15% मार्जिन हो गए हैं, क्वार्टर क्वार्टर 8% से 15% हो गए हैं, नंबर्स अच्छे हैं सबके। मिर्जा और MSTC दो और कंपनीज है सर जो छोटी कंपनीज हैं, बट आई थिंक द नंबर्स आर वेरी गुड। मिर्जा स्पेशली इफ यू सी ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी बोल सकते हो, ट्रेड हो सकता है ये, बट सेल्स बढ़ी है, एबिटा मार्जिन बढ़ा है, प्रॉफिट 16 करोड़ का 44 करोड़ और क्वार्टर क्वार्टर 27 करोड़ से 44 करोड़ हुआ है। MSTC सेल्स आपको नीचे देखेंगे सर, बट इनका जो ई कॉमर्स सेगमेंट है, जो सबसे जरूरी सेगमेंट है, वो इस बार 25% ग्रो किया है क्वार्टर क्वार्टर और 60% ग्रो किया है YoY। तो सेल्स आप मत देखिए, तो सेल्स के अंदर आप ई कॉमर्स का देखिए, तो वो ज्यादा जरूरी होगा इस बार। आई डोंट नो कहां से, पर एक 34% मार्जिन
एमएसटीसी ने रिपोर्ट किया है कंपेयर टू 20% क्वार्टर और 18% YoY. I think MSTC has been doing very well in that PSU space. ओके, तो ये है आपके लिए बढ़िया मजबूत नतीजे। आइए, जहाँ रिजल्ट्स अच्छे लेकिन शेयर महंगे, उनके बारे में बताएं। तो सर फोर्टिस और मैक्स हेल्थ केयर, आई थिंक दोनों ऐसी कंपनीज थी जहाँ पे नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। और फोर्टिस बिकॉज उस पर कोई बिलीव नहीं करता था और ग्रेजुअली हर क्वार्टर वो परफॉर्म कर रहा है सर। अभी भी उसके मार्जिन देखिए सर, 20% आए कंपेयर टू 19.5% क्वार्टर और 16% YoY। अभी ये उस कैटेगरी में चला जा चुका है सर, जहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी ऑफ नंबर्स दिखेंगे। 35 टाइम पे ट्रेड करता है सर, बाकी स्टॉक सस्ता है कंपेयर टू फोर्टिस और कंपेयर टू मैक्स और कंपेयर टू अपोलो, बट अदरवाइज इन ऑल कैटेगरीज आई थिंक फोर्टिस डिड वेल। मैक्स का भी है सर। अगर आप बोलो तो मैं आई विल कंटिन्यू विद द अदर लिस्ट। बिल्कुल, वीक रिजल्ट्स भी बताइए, कमजोर नतीजे। सर तो गैलेक्सी सर्फिकेंट टेंट्स के जो नंबर्स हैं, अगेन वो केमिकल स्पेस मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इतना महंगा क्यों है। 17.5% मार्जिन से इस बार 8% मार्जिन से रह गया सर। प्रॉफिट 46% डाउन था। अभी भी स्टॉक 40 टाइम पे ट्रेड करता है। मेट्रोपोलिस नंबर्स नथिंग टू टेक अवे सर, बाकी दे वर वीक, बाकी कोविड जिस तरीके से एंड हो रहा है और हो ही चुका है उस तरीके से अगर आप देखो तो ये सारे के सारे थायरोकेयर के नंबर भी कुछ खास नहीं थे। थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस, इन सब के नंबर्स अभी भी 40-50 टाइम पे ट्रेड करते हैं। मिसेस बेक्टर फूड्स के नंबर्स कोई भी आईपीओ के बाद आई डोंट नो कि परफॉर्मेंस आता क्यों नहीं है। तो इस कंपनी का जब आईपीओ आया तब तक ठीक था, आईपीओ आने के बाद परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। 12% मार्जिन पे रह गया कंपनी से 17% मार्जिन से। एबिटा 4% नीचे था, सेल्स फ्लैट था। तो सब ओपनिंग अप इकोनॉमी जो कंपनीज थी उनको बेनिफिट हुआ, मिसेस बेक्टर फूड्स को कुछ नहीं हुआ सर। उस तरीके से कुछ वीक रिजल्ट्स के बारे में एक ही दो की बात करूंगा सर, स्पेशली अशोक लीलैंड के बारे में बात करूंगा, जहां आपने देखा टीवीएस मोटर ने नंबर बहुत अच्छे दिए, 10% मार्जिन पे चला गया। कमोडिटी इन्फ्लेशन को भी उन्होंने एब्जॉर्ब किया। अशोक के मार्जिन्स खराब थे सर, नंबर्स खराब थे। अगर 5600 करोड़ का सेल्स एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 5500 करोड़ का सेल्स आया। एबिटा 300 करोड़ का एक्सपेक्टेड था, 224 करोड़ आया। मार्जिन सिर्फ 4% रह गया सर। मार्केट में फिर भी एस्टिमेट 5.5% का था, 5%, 5.5% था, उसके सामने 4% का आया। आई थिंक अशोक लीलैंड वाज वेरी बैड नंबर्स इन द एरिया जहां पे हमें थोड़ा सा दिखा रिकवरी हो रही है। बाकी पीएनसी इंफ्रा, केआरबीएल, ये सब स्टॉक्स है जहां पे होप्स है नंबर्स अच्छे आएंगे बट खराब नंबर्स हैं। दोनों ही तरह की अच्छे भी और खराब भी। धन्यवाद वरिंदर, ये सारे रिजल्ट्स का पूरा विश्लेषण देने के लिए। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। आइए तब तक मुलाकात करते हैं। हाँ, हमारे साथ ओके और आइए जैन साहब का भी कर लेते हैं स्वागत, और हमारे बाकी एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं। जैन साहब मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द वीक क्या रहेगी? यस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज तो वैलेंटाइंस डे तो बोलूंगा नहीं, हैप्पी वॉलेटाइल डे, रेड डे, सब कुछ लालम लाल है। अब देखते हैं किस तरीके से मार्केट्स शाम तक कैसे करते हैं। अगर लकीली फिंगर्स क्रॉस्ड थोड़ी बहुत रिकवरी आ जाए तो अच्छा रहेगा। और मैं जो लास्ट वीक जो फ्राइडे को वीकेंड शो पे मैंने कॉल्स दिए थे, उसमें मैंने सेल कॉल दिया था, एफएनओ में मैंने सेल कॉल दिया था, वो है वोल्टास, जो कि 1190 पे ओके, इंट्राडे एफएनओ सेल कॉल इज वोल्टास। देन मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे बाय कॉल था, दैट वाज ग्रीन प्लाई, और लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे मैंने दिया था होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स। तो ये तो हो गए मेरे लास्ट वीक के कॉल्स। और इस वीक के लिए जो मैंने सोचा है वो देखिए, वरिंदर जी का और मेरा दोनों का फेवरेट रेडिंगटन इंडिया और जीएसएफसी, बेहतरीन कंपनी जीएनएफसी का मूवमेंट देखा ही है, और कॉस्मो फिल्म्स। तो ये 4 स्टॉक्स है, और गरवारे टेक्निकल फाइबर्स। आज जब मार्केट्स गैप डाउन खुलेंगे तो हो सकता है और नीचे मिल जाए, थोड़ा वेट करके थोड़ा करेक्शन कोर एक बार होने दीजिए। बट यस, दिस इज नॉट अ वेरी गुड बाइंग टाइम, ये मैं पक्की बात बोल देता हूँ। थोड़ा सा करेक्शन और भी आ सकता है अगर मार्केट 17,000 के नीचे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिप्स पे स्टैगर्ड वे में बाइंग करे, वो ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी मार्केट्स में। ओके, तो ये है आपके लिए राय जैन साहब की तरफ से सारे स्टॉक्स खरीदने की। तो गरवारे टेक्निकल फाइबर, रेडिंगटन, कॉस्मो फिल्म्स, 3 है ना जैन साहब, और एक चौथा कौन सा है? और जीएसएफसी। जीएसएफसी, ठीक है। तो ये 4 स्टॉक्स हैं जो जैन साहब को पसंद है आज के लिए। आइए, सुमित जी भी तैयार है, सुमित जी से भी जान लेते हैं उनकी पसंद का शेयर। बताएं सर। सुमित जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। वैलेंटाइंस डे के दिन मार्केट्स भी रेड मोड में है और मैं भी रेड मोड में हूँ। फ्राइडे को भी हमने एडवांस में सेल कॉल दिए थे, मेरिको, उसके बाद टाटा कॉम, उसके बाद इंडियन होटल, और आज भी एक सेल कॉल है। तो अपोलो टायर के अंदर यहाँ से बिकवाली देखने को मिलना चाहिए। अपोलो टायर 220 के आसपास बिकवाली करें, 226 का ऊपर में स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे में 214 रुपए से लेके 210 रुपए तक के लेवल अपोलो टायर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सेल करके चलने का सलाह रहेगा अपोलो टायर। ओके, तो अपोलो टायर है वो स्टॉक जहां पर करनी है आपको बिकवाली। 226 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, और 214, 210 तक के टारगेट के लिए बिकवाली करने का इरादा रखते हैं। सुमित जी, 219 के आसपास हुआ है बंद।